बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट और एंगल सेक्शन किया था। उसमें एक चीज़ बची थी, ग्रॉस और नेट तो हम लोग देख लिए थे। अब बचा है हमारा ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ है क्या? देखिए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टेंशन एंड शियर है। कॉम्बिनेशन ऑफ टेंशन एंड शियर है, और ये आपके पिच डिस्टेंस और एंड और एज डिस्टेंस, एज लिख दे रहा हूँ, एज डिस्टेंस इस पे बहुत डिपेंड करता है। समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि हर एक बोल्ट के अराउंड एक स्ट्रेस जोन डेवलप करेगा। जब ये स्ट्रेस में आएंगे तो इसके हर एक बोल्ट के अराउंड एक स्ट्रेस जोन डेवलप करेगा। इसके अराउंड ऐसे, इसके अराउंड ऐसे, इसके अराउंड ऐसे एंड सो ऑन, सबके अराउंड स्ट्रेस जोन डेवलप करेगा। अगर पिच डिस्टेंस सफिशिएंट नहीं है, इन डिस्टेंस सफिशिएंट नहीं है, तो ये स्ट्रेस जोन ओवरलैप भी कर सकते हैं और फिर यहाँ क्रैक डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये हमारा पोर्शन टूट जाएगा। तो अब अगर हम ध्यान दें कि जो पिच डिस्टेंस है वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ हमारा फोर्स है, ये फोर्स पी लग रहा है, तो यहाँ पे भी फोर्स यहाँ पे ऐसे पी लगेगा, यहाँ पे भी 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 पी लगेगा। तो अगर आपको ध्यान में थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाले पोर्शन पे ये पी जो है शियर का काम कर रहा है। ये वाले पोर्शन पे पी हमारा शियर का काम कर रहा है। यहाँ पे ये शियर फेलियर होने की चांसेस हैं। और इस वाले पोर्शन में बात करें, इस वाले में, तो इस वाले में ऐसे पी डायरेक्ट लग रहा है, इसको टेंसाइल फेलियर का काम कर रहा है, टेंशन फेलियर का काम कर रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ जो निकल के आती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टेंशन एंड शियर है। और जब फाइनली हमारा टूट के निकलेगा तो वो कुछ यूँ टूट के निकलेगा। मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ इस प्रकार टूट के निकलेगा। फिगर बहुत अच्छा नहीं बना है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वाली प्लेन शियर से टूट गई, ये वाली प्लेन शियर से टूट गई, और ये वाली प्लेन नंबरिंग कर दे रहा हूँ, प्लेन 1 2, ये जो है इसमें टेंशन लगा है। 1 2 में टेंशन फेलियर हुआ है, और 2 3 दिस वन, इसमें जो है शियर फेलियर हुआ है। तो ऐसे दोनों के कॉम्बिनेशन से ये हमारी प्लेट टूटी। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। अब ये निकलेगा कैसे? तो देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों में एक ही तरह का फेलियर। हमने अभी तक प्लेट में फेलियर देखे दो तरह के, नेट और ग्रॉस देखे। तो यहाँ भी ज़रूरी है कि हो सकता है इसका बोल्ट की वजह से नेट स्ट्रेंथ में फेलियर हो गया हो या ग्रॉस में फेलियर हो गया हो, या टेंशन में भी सेम केस कि नेट में फेलियर हो गया हो या ग्रॉस में फेलियर हो गया हो। लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती। मतलब आपका टेंशन इफेक्ट ग्रॉस में रहे और शियर इफेक्ट भी ग्रॉस में रहे, ऐसा होना पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई एक नेट में रहेगा, कोई एक ग्रॉस में रहेगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है उसको कोशिश करिएगा रटने की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो उतना नहीं पूछेगा, बट ज़्यादातर आपका पूछेगा मेंस टाइप के सब्जेक्ट पेपर्स में, जहाँ पे क्या कहते हैं थोड़ा कैलकुलेशन अलाउड हो या रिटन टाइप पेपर हो। तो हम लोग ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ लिखने जा रहे हैं इस केस के लिए। ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ तो हम मान रहे हैं कि 2 3 वाला पहला केस फर्स्ट, कि 2 3 हमारा शियर में गया है, 2 3 पोर्शन शियर में गया है, तो नेट शियर फेलियर हुआ है। यहाँ नेट शियर फेलियर हुआ है। और 1 2 में टेंशन में गया है, तो टेंशन में ग्रॉस टेंशन फेलियर हुआ है, ठीक है, दिखाते हैं। तो ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ यहाँ पे निकल के आया TB1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम? तो पहले आप लोग बताइए ग्रॉस टेंशन फेलियर का फॉर्मूला। सोचिए पॉज करके, मैं लिख रहा हूँ, AG एरिया इनटू, और क्योंकि टेंशन में है तो यहाँ AGT या ATG लिखना ज़्यादा अच्छा है।
ATG, टेंशन को ग्रॉस में ले रहे हैं हम, इंटू ग्रॉस जब लेते हैं तो यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 1.1 प्लस शीयर को हम लोग मान रहे हैं कि नेट फेलियर ऑफ शीयर हो रहा है, तो पहले तो ए शीयर एन एरिया इंटू एफ यू, शीयर मान रहे हैं तो नेट मान रहे हैं तो तोड़ के मान रहे हैं तो एफ यू अपॉन 1.25, और हमने शुरुआत में ही देखा था कि जब भी शीयर आएगा तो एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी √3 आएगा, और नेट है तो एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.9 आएगा। ये बना पहला फार्मूला, ये बना पहला फार्मूला ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ। अभी ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ का दूसरा फार्मूला बचा है, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ का दूसरा फार्मूला बचा है। तो केस फर्स्ट हमने ये मान के किया, केस सेकेंड, केस सेकेंड क्या कि 2-3 वाला सेक्शन जो था, 2-3 वाला सेक्शन था दैट वन, ये वाला सेक्शन हमारा शीयर में फेल हो रहा है, लेकिन इस बार ग्रॉस फेलियर हो रहा है इसका, शीयर में ग्रॉस फेलियर हो रहा है इसका, ग्रॉस शीयर फेलियर या ग्रॉस फेलियर ये हो रहा है। और 1-2 का क्या हो रहा है कि नेट टेंशन फेलियर हो रहा है इसका, नेट टेंशन फेलियर हो रहा है इसका, ठीक है। तो अब निकालते हैं, तो यहाँ पे ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ को हम मान लेते हैं ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं TB2। तो TB2 कैसे निकलेगा, TB2 निकलेगा, क्या क्या माने हैं, शीयर को हम लोग मान रहे हैं ग्रॉस फेलियर और टेंशन को मान रहे हैं नेट फेलियर। तो पहले टेंशन ही लिखते हैं, ATN एरिया कैलकुलेटेड फॉर टेंशन नेट एरिया इनटू, अब नेट है तो FU P अपॉन 1.25, और नेट में हमेशा एक्स्ट्रा हो जाता है 0.9। शीयर में ग्रॉस मान रहे हैं तो ASG इंटू ग्रॉस है तो FY अपॉन 1.1 तो होता ही है, 1.1 तो होता ही, लेकिन शीयर के लिए एक्स्ट्रा √3 आ जाएगा। तो ये हो गया, ये दूसरा फार्मूला बन गया, ये दूसरा फार्मूला बन गया, ठीक है, ये दूसरा फार्मूला बन गया। तो फाइनली दोनों जब फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ बन के निकलेगा, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ जो बन के निकलेगा वो होगा मिनिमम ऑफ TB1 एंड TB2, इन दोनों का जो मिनिमम है वो ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ निकलेगा। तो हम फाइनली एक छोटा सा फार्मूला लिखने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ TB इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, पहले में हमने टेंशन को ग्रॉस लिया था ATG इंटू FY अपॉन 1.1 प्लस शीयर को नेट लिया था तो ASN इंटू FU अपॉन √3 इंटू 1.25 इंटू 0.9 नेट की वजह से। दूसरे वाले केस में टेंशन को नेट लिया था ATN इंटू FU अपॉन 1.25 इंटू 0.9, और शेयर को ग्रॉस लिया था ASG इंटू FY क्योंकि ग्रॉस है 1.1 इंटू √3 शेयर की वजह से। अब देखिए इस फॉर्मूले, ये आ गया हमारा ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम लोग सब कुछ निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले में हम लोग सब कुछ, हम लोग को सब कुछ पता है, FY पता है, FU पता है, बाकी तो कांस्टेंट है। हमें निकालने की ज़रूरत क्या पड़ेगी, हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी ATG, ये क्या है, ठीक है, ATG ये क्या है, ASN ये क्या है, ATN ये क्या है, और ASG ये क्या है। ये चार चीज़ें निकालनी होंगी। तो ये चार चीज़ों को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। अगेन मैं इस फिगर को कॉपी कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर मैं मानूं कि ये हमारा इन डिस्टेंस P P P, ये पिच डिस्टेंस है, पिच डिस्टेंस
इतनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब 2 3 की डिस्टेंस हम लोग को पूरी मिल जाएगी। 2 3 की डिस्टेंस हम लोग को मिल जाएगी। कितनी होगी, जितने टाइम्स पी है, 1 2 3 4 5 टाइम्स पी प्लस ई, ये डिस्टेंस मिल जाएगा हम लोग को। पिच टोटल ये डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, हम लोग याद करिए ग्रॉस एरिया कैसे निकालते थे, टोटल विथ इनटू थिकनेस। तो एक तरह से यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, टेंशन के केस में विथ का ही तो काम कर रहा है, कैपिटल टी लिखा है टेंशन का केस, तो टेंशन के केस में विथ का काम कर रहा है ये वाला पोर्शन। अब वहाँ एज पर क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि पी सेम हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका यहाँ इंड डिस्टेंस ही हो सकता है ये पी के बराबर दे दे, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में। वो आपको देखना है कि इस वाले डिस्टेंस में ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, इसको हम बी टी मान रहे हैं, और ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितनी है, इसको हम बी एस मान रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को ग्रॉस टेंशन निकालना हो या ग्रॉस शियर निकालना हो, ये दोनों केस हमारे लिए सेम है। शियर के केस में, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया है यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है, ये शियर के केस में, ये टेंशन के केस में। तो ग्रॉस टेंशन और ग्रॉस शियर में हम लोग को विथ निकालना तो आसान है, तो हम लोग ग्रॉस टेंशन एरिया निकालें तो ग्रॉस टेंशन एरिया क्या होगा, जो भी उसका विथ है बी टी इंटू टी मिनिमम। ठीक है, टी मिनिमम इसलिए अगर डिफरेंट थिकनेस है तो वो। और ग्रॉस शियर निकालना हो तो वो भी आसान है, वो कितना, बी एस इंटू टी मिनिमम अगेन, तो ये तो आसान है। नेट निकालना भी वैसे ही आसान है, अगर आपको याद आ रहा हो तो नेट में क्या करते थे, होल डाया माइनस कर देते थे, तो अगेन ए टेंशन नेट। अब देखिए क्योंकि हम यहाँ सेंटर पॉइंट तक ही जा रहे हैं, तो क्या ये पूरा डाया माइनस करेंगे, नहीं, पूरा डाया माइनस नहीं करेंगे, तो बी टी माइनस कितना, ये क्या, ये पूरा डाया माइनस नहीं, 1/2 टाइम्स ऑफ डी नॉट, 1/2 टाइम्स ऑफ डी नॉट इंटू टी। अब वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में कैसा है, अभी देख एक दो देख लेंगे। और ए एस एन की बात कर लें, ए एस एन, तो बी एस माइनस, देखिए अब यहाँ पे ये पूरा डाया माइनस करेंगे, यहाँ पूरा डाया माइनस करेंगे, यहाँ पूरा डाया माइनस करेंगे, ये माइनस पूरा, ये माइनस पूरा, ये आधा, तो इसको मैं कह सकता हूँ कितने पूरे हुए, 1 2 3 4 5 पूरे हैं, 5 डी नॉट, और एक आधा है। ठीक है, इंटू टी, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं बी एस माइनस 5.5 टी मिनिमम, यहाँ टी मिनिमम रहेगा, बी एस माइनस 5.5 डी नॉट इंटू टी मिनिमम। तो ये ऐसे निकल जाएगा ए टी जी, ए एस जी, ए टी एन, ए एस एन। बाकी फार्मूला तो इजी है, फार्मूले में आप लोग को बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला बहुत इजी है। बस इतना याद रखना है कि अगर टेंशन को ग्रॉस ले रहे हैं तो शियर नेट है, और शियर को अगर ग्रॉस ले रहे हैं तो टेंशन नेट है। ठीक है, इन दोनों का जो मिनिमम आएगा वो हमारा ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखो आप लोग, एक एग्जांपल देखो, कहाँ गया वो फिगर बनाने वाला, हाँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक गोला ये बनाया, गंदा बन गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इधर P लग रहा है, ये हमारा इधर P लग रहा है। ठीक है, अब हम पूछें भैया हमें पहले तो सब हटाओ, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ अपना कैलकुलेट करना, हमको ए टी एन, ए टी जी, ए एस एन, ए एस जी, इन सब की वैल्यू बताओ। और ये भी बोल दिया है कि इंड डिस्टेंस आर सफिशिएंट इनफ, इंड एंड एज डिस्टेंस आर सफिशिएंट इनफ, मतलब यहाँ से अच्छा खासा दूरी पे है, तो यहाँ से अच्छा खासा दूरी पे है, दैट मीन्स ये यहाँ से नहीं टूटेगा, ये कुछ ऐसे टूटेगा।
ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाके यहाँ से इतना पोर्शन कट के निकल जाएगा और ये प्लेट इधर निकल आएगा। फिर से मैं ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कट के निकल आएगा, इतना पोर्शन कट के निकल आएगा, ये एंड तक नहीं जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए 1 2 3 4, तो जो 1 और 2 वाला पोर्शन है वो किस में है? शीयर में है। अगेन 3 एंड 4 वाला भी शीयर में है। फिर बात करूं 2 और 3 वाला, तो ये टेंशन में है। अब यहाँ पे ग्रॉस एरिया निकालो और नेट एरिया निकालें, बहुत इजी है। पहले टेंशन का देख लेते हैं। ATG फॉर एग्जांपल मैं इसको मान लेता हूँ कि ये कुछ वैल्यू होगी BT, हम लोग निकाल लेंगे, वहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा, गेज डिस्टेंस के बराबर होगा BT, सेंटर टू सेंटर। तो ATG क्या होगा? BT इंटू T मिनिमम, और ATN कितना होगा? अब होल्स को माइनस कर दें तो BT माइनस कितना? हाफ यहाँ से, हाफ यहाँ से, तो ये एक D नॉट हो गया, T मिनिमम। ये तो हो गया। टेंशन तो बहुत इजी था। शीयर की बात करते हैं। शीयर की अगर मैं इसको बोल दूँ ये BS है, तो वही ये भी BS होगा, तो ASG कितना होगा? ASG कितना होगा? तो ASG हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स BS इंटू T मिनिमम। 2 टाइम्स क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। और ASN की बात करूँ, ASN तो अगेन माइनस करना होगा हम लोग को, तो BS माइनस एक पूरा डाया एक आधा डारा, 1.1 D नॉट इंटू T मिनिमम, ये तो एक तरफ से, और इंटू 2 टाइम्स। ये इजी है। बाकी अपना फार्मूला में पुट कर दीजिए, इस फार्मूले में पुट कर दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ की। तो ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ बहुत इजी है, टफ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने टेंशन मेंबर में क्या क्या पढ़ा? टेंशन मेंबर में हम लोगों ने पढ़ा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर, प्लेट और एंगल दोनों के लिए पढ़ा। हल्का फुल्का फॉर्मूले में डिफरेंस था, बाकी बेसिक कंसेप्ट सेम था, प्लेट और एंगल दोनों के लिए पढ़ा। ठीक है, कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर इज मिनिमम ऑफ, अभी तक इस लेक्चर से पहले हम लोग 2 ही चीज़ देखे थे, ग्रॉस टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एट क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, यही 2 चीज़ देखे थे। अब हम लोगों ने देख लिया है ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ भी। तो इन तीनों का जो मिनिमम पोर्शन होगा दैट विल बी आवर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। ग्रॉस टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोगों ने बेसिक एक फॉर्मूला पढ़ा था, AG इंटू FY अपॉन 1.1। नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी पढ़ा था, A नेट इंटू FUP अपॉन 1.25 इंटू 0.9। एक ये याद रखिएगा कि ये एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा था नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के केस में। ब्लॉक टेंसाइल स्ट्रेंथ अभी आज जस्ट पढ़ा हम लोगों ने, TB इक्वल टू इन दोनों में से मिनिमम। आपको ATN, ATG, ASN और ASG ये निकालना ज़्यादा इसमें ध्यान रखने वाली बात है, बाकी तो बेसिक फार्मूला है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक 1 लाइनर क्वेश्चन आता है 1 नंबर 2 नंबर का, SSC में मेंस में पूछेगा तो 3 नंबर का। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द मेंबर। तो भाई हम लोगों ने, अगर किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो तो स्लेंडरनेस रेशियो कॉलम के लिए हम लोग लेते थे। वो क्यों लेते थे? क्योंकि कॉलम बकल करती है, बकल करती है। बकल मतलब ऐसे कॉलम है तो ऐसे मुड़ जाएगी, बकलिंग होती है, बकलिंग फेनोमेना होती है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। लेकिन टेंशन मेंबर तो मुड़ती नहीं है, ये बकलिंग फेनोमेना टेंशन के केस में तो नहीं है। तब हमको स्लेंडरनेस रेशियो क्यों पढ़ने की ज़रूरत है? स्लेंडरनेस रेशियो इसलिए पढ़ने की ज़रूरत है कि टेंशन मेंबर में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो सकते हैं, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो सकते हैं। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं बता रहा हूँ, उसको साइड हटाता हूँ, कि ये एक बीम है जिस पे क्या कहते हैं जनरली लोड कुछ ऐसे लग रहा था। ये एक रूफ बीम है जिस पे जनरली लोड कुछ ऐसे लग रहा था। कुछ ऐसा अर्थक्वेक आया और जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल ये ऐसे कुछ बेंड करेगी, तो इसका एक बेंडिंग डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि नीचे टेंशन ऊपर कंप्रेशन। ठीक है, तो हम लोग नीचे ही स्टील देते हैं, अधिकतर कंक्रीट में चला गया मैं, अभी फ़िलहाल इतना जानिए कि नीचे स्टील देते हैं हम लोग। तो स्टील तो टेंशन में ही थी हमारी, तो बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात थी।
लेकिन अगर कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो जाए, मतलब कुछ विंड या अर्थक्वेक या कुछ एनीथिंग कारण रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो जाए, तो ये नीचे से जब अगर इसके ऊपर स्ट्रेस लगने लगेगा, नीचे से इसके ऊपर ऐसे स्ट्रेस लगने लगेगा और इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बेंड कर जाएगी, तो ऊपर टेंशन हो जाएगा, नीचे कंप्रेशन हो जाएगा। तब उस केस में, ऐसे केसेस में जब टेंशन और कंप्रेशन रिवर्स हो जा रहे हैं, ऐसे केसेस में हम लोगों को ये स्लेंडरनेस रेशियो टेंशन मेंबर के लिए भी निकालनी पड़ेगी, कि टेंशन मेंबर भी हो सकता है फेल कर जाए हमारे, ठीक है। तो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस की वजह से हम लोग को टेंशन मेंबर का भी स्लेंडरनेस रेशियो देखना पड़ रहा है। तो 3 चीज़ें हैं, यही 3 पूछता है टेंशन मेंबर। आगे कंप्रेशन मेंबर में भी एक शॉर्ट में डाल दूंगा दोनों को कंपेयर करते हुए। तो टेंशन मेंबर के केस में 3 केसेस हैं। पहला, अ टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस इज ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड एंड सिस्मिक लोड। अब ये देखना, ये बहुत घुमा के पूछता है क्वेश्चन। मैं बहुत दिनों तक कंफ्यूज था इसमें, सच बता रहा हूँ। तो क्या बोला कि रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो रहा है, ठीक है भैया, हम लोग उसी के लिए पढ़ते हैं। लोड्स अदर देन विंड एंड सिस्मिक लोड, मतलब क्या कि विंड और सिस्मिक, मतलब अर्थक्वेक लोड छोड़ दो और विंड लोड छोड़ दो, तो बचा क्या? बचा हमारा डेड लोड एंड लाइव लोड। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि अ टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस इज ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोड, तब क्या कहेंगे? तब भी यही वाला केस है। तो इस केस में स्लेंडरनेस रेशियो 180, ये बहुत पूछता है, ये बहुत पूछता है, ठीक है। तो दूसरा केस है अ मेंबर normally acting a tie in roof truss or a bracing system but subjected to reversal of stresses from, अब यहाँ पे विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड आ गया। मतलब यही वाला स्टेटमेंट, बस अगर इसमें बोल देता कि रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड लोड एंड सिस्मिक लोड, तो ये 350। इसी स्टेटमेंट को एक और तरीके से बना सकता है, क्या? अ टेंशन मेंबर और या अ टाई मेंबर इन रूफ ट्रस which is subjected to reversal of stresses due to, लिख दे रहा हूँ मैं, इसको अलग से देख लेना, due to loads other than live load and dead load, ठीक है। बस शब्दों का खेल है। लाइव लोड और डेड लोड को छोड़ के जो लोड है उनकी वजह से रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आ रहा है, तब स्लेंडरनेस रेशियो बताइए। तो उसके अलावा लोड क्या बचे हैं? विंड लोड बचा, अर्थक्वेक लोड बचा, तो 350, ठीक है। और प्री टेंशन मेंबर के अलावा जो टेंशन मेंबर है मैक्सिमम अगर होता है तो वो 400 होता है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हम लोग को याद रखनी है। कंप्रेशन मेंबर में भी ऐसे ही हम लोग देखेंगे स्लेंडरनेस रेशियो। ये 3 चीज़ें हम लोग को याद रखनी है, बहुत पूछता है, बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, स्प्लाइसिंग ऑफ मेंबर। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेते हैं 1 बाय 1। स्प्लाइसिंग ऑफ मेंबर से मतलब क्या है? होता क्या है कि जो हमें लेंथ चाहिए थी मेंबर की, वो हमारे पास मेंबर नहीं है। मान लीजिए ये एक रॉड है, ये यहीं पे ख़त्म हो गई ना, हमको चाहिए थी ज़्यादा, तो दूसरी रॉड ला के जोड़ेंगे। तो जोड़ने को ही स्प्लाइसिंग कहा जा रहा है। कोई चीज़ कोई एक प्लेट से जोड़ेंगे, इसी को ही स्प्लाइसिंग कहा जा रहा है। अब कई तरीके से कि अंत में प्लेट इंड प्लेटेड कनेक्शन रहे, या बोल्टेड कनेक्शन रहे, वेल्डेड कनेक्शन रहे, या बट वेल्डेड, फिलेट वेल्डेड या बट वेल्डेड, जैसे भी हो, ठीक है। तो ऐसे हमारा कनेक्शन रहे तो उसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो 2 मेंबर को कनेक्ट करने का काम करती है स्प्लाइसिंग ना, 2 मेंबर को कनेक्ट करने का। तो स्ट्रेंथ ऑफ स्प्लाइसिंग प्लेट या उसका जो बोल्ट है उसके स्ट्रेंथ के बारे में कोड क्या कहता है कि उसका स्ट्रेंथ एटलीस्ट इक्वल टू द डिज़ाइन लोड होना चाहिए। जो डिज़ाइन लोड है हमारा उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ध्यान रखिएगा, ये वाला स्टेटमेंट कि स्ट्रेंथ ऑफ स्प्लाइसिंग मेंबर किसके बराबर होना चाहिए? डिज़ाइन लोड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एक बोल्ट में शायद मैंने नहीं लिखवाया ये कि अगर टेंशन मेंबर डिफरेंट थिकनेस के, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ कि एक ये ऐसे मेंबर था मेन मेंबर, दूसरा मेंबर इससे पतला है।
अब इन दोनों को ऐसे जोड़ना था कवर प्लेट से, तो भाई अब ऐसे तो रखाएगा नहीं, तो यहाँ पे एक फिलर प्लेट की ज़रूरत पड़ती है, फिलर प्लेट या पैकिंग प्लेट, पैकिंग प्लेट की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरी नहीं है कि लंबा हो, ये पैकिंग प्लेट की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके अब ये बराबर हुआ, अब यहाँ पे बोल्ट कस दिया जाएगा। तो ऐसे केस में जो शियर स्ट्रेंथ होती है बोल्ट की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। शियर स्ट्रेंथ वो कितने से रिड्यूस होती है, बीटा पी के, बीटा पी के की वैल्यू कितनी होती है, बीटा पी के इज इक्वल टू 1 - 0.0125 टी पी के इंटू टी पी के मतलब थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट, टी पी के। तो ये याद रखिएगा, और भी कई चीज़ों में घटती है, लेकिन हम लोग को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैकिंग प्लेट्स की वजह से शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट रिड्यूस हो जाती है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट रिड्यूस होती है एक फैक्टर से जिसको बोलते हैं बीटा पी के। बीटा पी के की वैल्यू 1 - 0.0125 टी पी के, थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट। फिर हमारा है लग एंगल, सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ टेंशन मेंबर। लग एंगल क्या है, अब जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा लोड हमको झेलना है, बहुत ज़्यादा लोड झेलना है तो ज़्यादा बोल्ट्स लगेंगे, ज़्यादा बोल्ट्स लगेंगे तो उनके लिए लेंथ ऑफ कनेक्शन ज़्यादा होगा। और मान लीजिए हमारा गसेट प्लेट उतना बड़ा है ही नहीं, गसेट प्लेट उतना बड़ा है ही नहीं, तो लेंथ ऑफ कनेक्शन कहाँ से देंगे। तो लेंथ ऑफ कनेक्शन को मैनेज करने के लिए या लेंथ ऑफ कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, एक जो एंगल इस्तेमाल होता है उसको लग एंगल कहते हैं। अब जैसे देखिए ये एंगल सेक्शन था, इसमें लेंथ ऑफ कनेक्शन ज़्यादा चाहिए था, लेकिन गसेट प्लेट हमारा ज़्यादा बड़ा है ही नहीं, अब ज़्यादा दे देंगे, ये 3 बोल्ट यहाँ दे देते तो ये कुछ इतना बड़ा हो जाता, गसेट प्लेट को ओवरकम कर जाता, तो उतना बड़ा था ही नहीं। तो यहाँ पे एक लग एंगल लगाया गया, लग एंगल। लग एंगल गसेट प्लेट से भी जुड़ा रहेगा और मेन मेंबर से भी जुड़ा रहेगा, तो ये लेंथ ऑफ कनेक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। इट रिड्यूसेस लेंथ ऑफ कनेक्शन, लेंथ ऑफ कनेक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है लग एंगल। ये फोर्स ट्रांसमिशन में काम नहीं आता है लग एंगल्स का। कभी ये मत सोचिएगा कि लग एंगल लगा दी तो फोर्स ट्रांसमिट जो करेगा अब ज़्यादा करेगा, नहीं, फोर्स ट्रांसमिशन के काम में नहीं आता है ये बस लेंथ ऑफ कनेक्शन को रिड्यूस करने के काम आता है। जैसे देखिए ये लग एंगल था, एक ये गसेट प्लेट से कनेक्ट हुआ, एक यहाँ मेन प्लेट से कनेक्ट हुआ, मेन प्लेट अपना गसेट प्लेट से कनेक्ट है, ठीक है। तो कुछ अब इसके भी क्लॉज हैं, कुछ इसके भी क्लॉज हैं, 1 बाय 1 देख लेते हैं कि कोड क्या कहता है। कोड कहता है कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग अपना उसको समझ लेना, कि कोड कहता है कि सबसे पहले लग एंगल को मेन एंगल या मेन मेंबर से कनेक्ट करो, मेन मेंबर से कनेक्ट करो, अपने लेमैन की भाषा में लिख दे रहा हूँ, कनेक्ट करो, फिर दोनों को गसेट प्लेट से करो। पहली बात तो ये, ठीक है। मिनिमम 2 बोल्ट का इस्तेमाल करो, मिनिमम 2 बोल्ट्स या अच्छा खासा वेल्ड लेंथ, इक्विवेलेंट वेल्ड लेंथ होनी चाहिए, 2 बोल्ट या 2 रिवेट्स होने चाहिए। क्यों 2, क्यों ये 2 यूज़ करने से इसेंट्रिसिटी कम होती है, इसेंट्रिसिटी कम होती है, डिक्रीज होती है, कंप्लीटली नहीं बट कम होती है। फिर अगर अब 2 बात आती है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेन मेंबर अगर आपका एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन है, तब के केस में 2 चीज़ें, 2 बातें हम लोग को इम्पॉर्टेंटली याद रखनी है कि जो फास्टनर या जो पोर्शन लग एंगल का, जैसे बना दे रहा हूँ मैं, ये लग एंगल है, मेन एंगल है, ये गसेट प्लेट है फॉर एग्जांपल, तो ये ऐसे कनेक्ट, ऐसे कनेक्ट, ऐसे कनेक्ट। तो जो फास्टनर लग एंगल का हमारा गसेट प्लेट से कनेक्टेड है, जो फास्टनर हमारा, जैसे ये F1 मान लेते हैं, ये F1 फास्टनर है, ये बोल्ट्स ये गसेट प्लेट से कनेक्टेड हैं। लग एंगल यहाँ लिख दे रहा हूँ, लग एंगल, मेन एंगल और ये गसेट प्लेट, ठीक है। तो जो
लग एंगल और गसेट प्लेट को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसकी जो F1 की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, पहला क्लॉज, इट शुड बी एट लीस्ट, मतलब इससे कम तो नहीं होनी चाहिए, 20% ज़्यादा होनी चाहिए, शुड बी एट लीस्ट 20% मोर, मतलब 20% मोर देन 20% मोर देन फोर्स, जो फोर्स आ रहा है इन आउटस्टैंडिंग लेग। आउटस्टैंडिंग लेग मतलब क्या, ये जो, अगर ये नहीं लग रहा था तो ये वाला जो लेग है ये आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग लेग में जो फोर्स आ रहा है उससे 20% ज़्यादा होनी चाहिए एट लीस्ट। ये तो बात हो गई इसकी। दूसरा बोलता है इसके लिए कि इसकी स्ट्रेंथ जो, सॉरी इसकी नहीं, इसकी, ये तो फिर अगेन मेन मेंबर होगा, गसेट प्लेट का हो गया, इसकी बात बोलता है F2, इसकी, कि वो फास्टनर जो लग एंगल को मेन मेंबर से कनेक्ट कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ 40% मोर होनी चाहिए, सेम देन फोर्स इन आउटस्टैंडिंग लेग। ठीक है, दो बातें ध्यान में रखनी है कि स्टेटमेंट यही है कि द स्ट्रेंथ ऑफ लग एंगल एंड फास्टनर connected to the lug angle and gusset plate, connecting the lug angle and gusset plate must be at least 20% more than that of force in outstanding leg. दूसरा स्टेटमेंट कि the strength of fastener connecting lug angle and main plate, lug angle and main member should be at least 40% more than the force in outstanding leg. तो ये एंगल सेक्शन के केस में है। दूसरा क्या, दूसरा है कि अगर एंगल सेक्शन नहीं, चैनल सेक्शन हुआ तो मेन मेंबर हमारा चैनल सेक्शन हुआ तो ठीक है, फिगर बनाते हैं पहले। हाँ, कुछ इस प्रकार दिखेगा कि ये हमारा लग एंगल, ऐसे मान लेते हैं, ये लग एंगल गसेट प्लेट से कनेक्ट, ये ऐसे, ठीक है। तो वही यही दो क्लॉज यहाँ पे है। ऐसे याद रखना है कि यहाँ जहाँ 20% था वहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 40% जो था वो चीज़ 20 हो जाएगी। ये रटने का तरीका है। क्या बोलता है, पहला क्लॉज बोलता है कि जो फास्टनर लग एंगल को गसेट प्लेट से कनेक्ट कर रहा है, लग एंगल को गसेट प्लेट से कनेक्ट कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ 10% मोर होनी चाहिए, 10% मोर देन फोर्स इन आउटस्टैंडिंग लेग। दूसरी बात क्या बोलता है, वहाँ 20% था, याद करिए, कि अगर जो फास्टनर लग एंगल और मेन मेंबर को कनेक्ट कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ वहाँ 40% था तो यहाँ 20% होनी चाहिए, मोर देन फोर्स इन आउटस्टैंडिंग लेग। इतनी बात को याद रखेंगे। गसेट प्लेट के बारे में कुछ बातें जान जाइए। गसेट प्लेट का साइज, शेप डिपेंड करता है कि आपके मेंबर का ओरिएंटेशन कैसा है। अगर कोई एक मेंबर ऐसे कनेक्ट हो रहा है, एक और मेंबर ऐसे आ गया, तो कुछ गसेट प्लेट ऐसा लेंगे कि इन सबको कनेक्ट कर सके। तो साइज और शेप आपके मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है गसेट प्लेट का। और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, अगर एक जगह तीनों की लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की एक जगह मीट कर रही है तब तो अच्छी बात है। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तीनों मेंबर का, लाइन ऑफ एक्शन तीनों का सेम नहीं है तो ऐसे केस में सेकेंडरी स्ट्रेसेस डेवलप कर जाते हैं, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रेसेस डेवलप कर जाते हैं। और एक क्लॉज
कि गसेट प्लेट की थिकनेस के बारे में ये है कि इसकी थिकनेस जो है शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थिकनेस इसकी शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। गसेट प्लेट जो है किस तरह के लोडों को झेलता है? शियर स्ट्रेस झेलता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस झेलता है और डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी झेलता है। इन तरह के लोडों को झेलता है ये। और भी कुछ चीज़ें हैं कि गसेट प्लेट को हम लोग स्टिफेंड मानेंगे कब? इट इज़ कंसीडर्ड स्टिफेंड, कंसीडर्ड स्टिफेंड व्हेन, कब? जब इसकी विथ 42 टी एप्सिलॉन से एक्सीड कर जाए। और एप्सिलॉन वही चीज़ है, आपको अगर एज डिस्टेंस वाला याद आ रहा हो तो, कि एप्सिलॉन क्या था? एप्सिलॉन था √250/Fy। तो ये पूरी बात हुई हमारे टेंशन मेंबर। अब यहाँ पे ख़त्म। टेंशन मेंबर में हम लोग ने बहुत चर्चा कर लिए। मेन हमारा ध्यान रखिएगा कि एंगल सेक्शन और वो प्लेट सेक्शन में नेट एरिया कैलकुलेशन डिफरेंट है, WSM में नेट एरिया कैलकुलेशन डिफरेंट है। फिर यहाँ पे जो कुछ बातें थी कि ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट था कि स्लेंडरनेस रेशियो, इससे क्वेश्चन पूछता है, बहुत पूछता है इससे, और कंप्रेशन मेंबर के स्लेंडरनेस रेशियो से पूछता है। फिर ये ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे कंप्रेशन मेंबर। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं और लास्ट में है हमारा प्लास्टिक एनालिसिस। तो एक चीज़ देखिए, कैलकुलेशन वाला पोर्शन जो है वो मोस्टली अब कंप्रेशन मेंबर के बाद ख़त्म हो जाएगा। कैलकुलेशन वाला पोर्शन, जो उसके बाद की चीज़ें इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और या गैंट्री गर्डर, ये सब जो हैं, गैंट्री गर्डर, ये सारी चीज़ें जो हैं, और आपका ये हो जाएगा लेसिंग, बैटन्स। इनके वीडियोस बहुत छोटे होंगे। इसका कारण ये है कि इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है, इसमें बस हम लोग को क्लॉज रटने हैं। तो इनके वीडियोस बहुत छोटे रहेंगे, तो हम लोग उसमें देखेंगे और फटाफट ख़त्म करेंगे। तो थैंक यू। लास्ट में एक और बात कि जो बच्चे UPTU या इस टाइप के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, AKTU अब हो गया है वो, सॉरी, इस टाइप के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं कैलकुलेशन कराऊंगा, लेकिन अभी मैं नहीं करा सकता क्योंकि मेरे पास खुद समय नहीं है। तो कैलकुलेशन कराऊंगा, क्वेश्चंस मेरे पास बहुत हैं। जब मैं ESE मेंस के लिए क्वेश्चंस लगाऊंगा तब मैं उसी समय कैलकुलेशन कराऊंगा। हाँ, वो ये चीज़ को बहुत ध्यान देंगे कि वो अपना सिलेबस वाला जो पोर्शन है उसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से लगाएं, क्योंकि ESE मेंस में उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अलग से नहीं आते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूरी है, पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।